नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। नवंबर में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स घटाया था 5 रुपए का, उसका असर अब खत्म हो गया है, क्योंकि 10 दिनों में ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ चुके हैं दाम, और ये अब लोगों को बेहद परेशान करने लगा है। जया, बिल्कुल बेहद परेशान करने लगा है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़े। हम लगातार देख रहे हैं हर तरफ महंगाई की मार सीधा जनता पर पड़ रही है। पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, हर तरफ दाम बढ़ रहे हैं। और 10 दिन की बात आपने की, यहाँ पेट्रोल डीजल में 6 रुपए 40 पैसे का इजाफा छोटा मोटा नहीं है। आम लोग परेशान हैं और ये महंगाई कहां जाकर रुकेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों को नवंबर से मार्च तक भारी घाटा उठाना पड़ा। ये बढ़ते दाम अभी रुकते हुए दिख भी नहीं रहे। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो आज फिर 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। अब दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है और डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मुंबई में अगर पेट्रोल की बात करें तो 116 रुपए 72 पैसे और डीजल 100 रुपए 94 पैसे, यानी कि मुंबई में अब डीजल भी सेंचुरी पार कर चुका है। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात भी है कि नवंबर से मार्च तक कच्चे तेल के जो दाम है उसमें 72% तक का उछाल आया था, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम उस वक्त नहीं बढ़ाए गए थे, क्योंकि हम जानते हैं उस दौरान चुनावी माहौल चल रहा था। और जब चुनाव के नतीजे आ गए 5 राज्यों में, उसके 12 दिन बाद दाम बढ़ने शुरू हुए, जबकि कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हम मंगलवार को ही बात करें तो कच्चा तेल 6.79% गिरावट के साथ $104.84 प्रति बैरल रहा है। अगर हम कंपनियों की बात करें, जो पेट्रोल कंपनियां हैं, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को नवंबर से मार्च के बीच करीब 19,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। ये मूडीज रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है। और ऐसे में कंपनियां घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल के दाम एक बार में न बढ़ाकर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आगे आने वाले वक्त में 18 से 20 रुपए तक भी बढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। सीसीटीवी और सुरक्षा बैरियर तोड़ दिए गए थे। बिल्कुल, और केजरीवाल के घर के गेट को भी भगवा रंग से पेंट कर दिया गया। आमतौर पर मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा होती है वहां पर हमने देखी अच्छी तैनाती होती है, लेकिन यहाँ पर बमुश्किल 1 या 2 पुलिसकर्मी हैं जो उन प्रदर्शनकारियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर उनका बिल्कुल भी बस नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं कौन कौन है उसमें। तेजस्वी सूर्या भी नजर आ रहे हैं, तेजिंदर बग्गा भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया है? देखिए, ये बात भी है, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो तो है ही। बात ये भी है कि अगर किसी पूर्ण राज्य में ये हुआ होता तो सबसे पहले जो पुलिस चीफ हैं उनको तलब किया जाता, और जो एसपी एसएसपी हैं उनके तबादले हो गए थे। और ये ना भी होता तो जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लिए, उस अफसर को तो तुरंत ही हटा दिया जाता। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पर केवल इतना हुआ है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी सूर्या, जिनके नेतृत्व में ये कार्यकर्ताओं की फौज जो थी वो आई थी, 30-35 के आसपास बताए जा रहे हैं कि हो सकता है ये कार्यकर्ता हों जो बैरिकेड क्रॉस करके आए थे। तेजस्वी सूर्या कह भी रहे हैं कि हमने बैरिकेड क्रॉस किया था और हम मुख्यमंत्री के घर की तरफ गए थे। वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। तो इतना तो सीधे सीधे किया जा सकता था कि तेजस्वी सूर्या एंड अदर्स के नाम से एक एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। बाकी बाद में जांच होती तो पता चलता कि किसने तोड़फोड़ की है, किसमें तोड़फोड़ नहीं की है। तेजस्वी सूर्या इसमें तोड़फोड़ करते हुए, पेंट डालते हुए वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नेतृत्व वो जरूर कर रहे हैं इस पूरे मार्च का। तो ये एफआईआर की जा सकती थी, लेकिन जैसा कि हम
सब जानते ही हैं कि ये कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है। इससे पहले डिप्टी सीएम के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि बीजेपी का विरोध प्रदर्शन था और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन करते करते मनीष सिसोदिया के घर तक घुस गए, अंदर तक घुस गए थे, वहां भी तोड़फोड़ की थी। उस मामले में भी कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ये मुख्यमंत्री का मामला था तो बस एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी शरद, यहाँ संक्षेप में ये बताएं, हम जानते हैं राजनीति होती है, प्रदर्शन जो है विरोधी पार्टियां करती हैं, बीजेपी भी प्रदर्शन करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, तमाम पार्टियां करती हैं। यहां पर प्रदर्शन हुआ है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये हत्या की साजिश उन्होंने बताया और ये कहा है कि कहीं ना कहीं पंजाब की बौखलाहट है हार की बीजेपी में। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जो कह सकते हैं वो ये है कि ना तो प्रदर्शन इस तरह से होते हैं। प्रदर्शन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम कुश्ती लड़ने जा रहे हैं। प्रदर्शन का मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि हम किसी के घर पे हमला ही कर दें या तोड़ फोड़ कर दें। प्रदर्शन होता है कि अपना दिखाते हैं कि हमने आपकी बात पर विरोध दर्ज कराना है, विरोध दर्ज कराया। कई बार कार्यकर्ता जोश में आकर जो है बैरिकेड क्रॉस भी करते हैं, पुलिस भी वाटर कैनन चलाती है, कई बार लाठीचार्ज भी हो जाता है। ये सब एक नॉर्मल बात है, लेकिन आप मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच जाएं और वहां पर आप पेंट डाल दें, तोड़ फोड़ कर दें, तो जितने सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जितने सवाल बीजेपी से हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसा क्यों हुआ, आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, उससे ज्यादा दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल है कि आपकी अगर सिक्योरिटी के होते हुए ये सब हो रहा है तो फिर आपकी सिक्योरिटी का मतलब क्या है। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी उम्मीद यही है कि इस पर कोई जवाब पहले भी नहीं आया था, अभी भी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यहाँ सवाल वाकई में उठता है कि जब राजधानी में मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा का ये आलम है कि कोई भी आकर इस तरह से हमला बोल देता है, सीसीटीवी तोड़ दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तो सवाल यहाँ सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल जरूर उठते हैं। बिल्कुल, और तेजस्वी सूर्या साफ साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने गए थे, बावजूद उसके दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बुधवार को सदन की मर्यादा तार तार हो गई। सदन की आखिरी बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जमकर हाथापाई हुई है। बीजेपी के पार्षद बैठक में निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है सदन के नेता के पास पहुंच गए, हंगामा करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने का रास्ता एक हद तक साफ हो गया है। दिल्ली एमसीडी बिल लोकसभा में पास हो गया। सरकार ने कहा कि तीनों निगमों को चलाना एक तरह से असंभव होता जा रहा था। इन्हें राजनीतिक वजहों से बनाया गया था, जबकि विपक्ष ने सरकार के फैसले में राजनीति देखी। विपक्ष का यह भी कहना है कि बिल दिल्ली विधानसभा को पास करना चाहिए, लोकसभा को नहीं। क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के बिल पर बहस की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि इन्हें अलग करने के राजनीतिक फैसले का आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है। निगमों की हालत खस्ता है, इनको एक किए बिना उपाय नहीं है। 1800 एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम। राजधानी है। हालांकि विपक्ष सरकार के इस फैसले पर कई वजहों से सवाल खड़े कर रहा है। एमसीडी चुनाव से इन पहले ये फैसला लिया गया है। इसके तहत अब दिल्ली नगर निगम में कुल 250 सीटें होंगी। सीटों का फिर से परिसीमन होगा, यानी सरकार चुनाव टालना चाहती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस बिल का नाम बदल दो। इस बिल का नाम कर दो केजरीवाल फोबिया बिल। इसको एमसीडी यूनिफिकेशन क्यों कह रहे हो? तीनों जगह तो भाजपा थी ना, भाजपा का राज था ना, तीनों जगह भाजपा थी। कल को अगर आप ये कहोगे कि नहीं एक होने से अच्छा चलता है, तो मध्य प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। कहोगे नहीं अलग अलग बहुत अच्छे नहीं चल रहे, तीनों एक कर दो, तीनों सरकार एक मिला दो। ऐसे होता है क्या? सीधा सीधा जो राज्यों के अख्तियारात हैं उन पर हमला है।
ये सरकार जो है फेडरलिज्म को ध्वस्त करना चाहती है। क्या जब टर्म खत्म हो रहा था, जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, डेट अनाउंस होना था, उसके चंद घंटे पहले केंद्र सरकार को होश आया कि हमें यूनिफिकेशन करना है? अरे क्या आप क्यों डर रहे हैं, क्यों चुनाव से भाग रहे हैं? तो आपके हिसाब से क्या मतलब पिछले दरवाजे से करना चाह रहे हैं सब पिछले और इसलिए बिल लाने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि दिल्ली की जनता इनको ध्वस्त कर देगी। विपक्ष का यह भी कहना है कि ये बिल दिल्ली विधानसभा को पास करना चाहिए, लोकसभा को नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शंस देखिएगा तो ये बहुत क्लियरली बोल देता है कि अगर म्यूनसिपैलिटीज़ के जो पावर्स टू मेक म्यूनसिपैलिटीज़ वो सिर्फ स्टेट के हैं, और स्टेट लिस्ट में भी है। अगर आप स्केड्यूल पे देखिए तो उस पर तो दोनों रूल्स के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते। तो हमने कह दिया कि अगर आपको ये लाना ही है तो आप दिल्ली के इलेक्शन जीत जाइए, फिर असेंबली से कीजिए, पर आप पार्लियामेंट में ये नहीं कर सकते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले से ही इस बिल का विरोध करती रही है। विपक्ष के विरोध के बाद भी सरकार ने अंततः लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को पारित करवा लिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने हार के डर से यह विधेयक पारित करवाया है। वहीं सरकार का कहना है कि उसने दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए यह बिल पारित किया है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के बादली इलाके में एक सीवर में 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। इनमें 3 एमटीएनएल के कर्मचारी थे, जबकि एक रिक्शा चालक था, रिक्शा चालक सतीश। एमटीएनएल कर्मचारियों को वो बचाने के लिए सीवर में उतरा, लेकिन अफसोस कि वो भी बच नहीं पाया। बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है कि वो भी जहरीली गैस का शिकार हो गया। अब इस बहादुरी दिखाने वाले सतीश के परिवार की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। सतीश के परिवार में पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। मंगलवार शाम 6:30 बजे इसी सीवर में एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले 2 कर्मचारी बच्चू और पिंटू तारों को ठीक करने के लिए उतरे, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद उनका ठेकेदार सूरज सिंह साहनी भी सीवर में उतर गया, लेकिन तीनों अंदर से मदद की गुहार लगाने लगे। मदद के लिए एक रिक्शा चालक सतीश सीवर में कूद गया, लेकिन चारों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ये जो सीवर है, इस सीवर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है और जाल में जो एमटीएनएल की तार है वो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए लोग यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खास बात ये है कि जो एमटीएनएल के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं, और जब वो नीचे उतरे थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर गैस इतनी ज़्यादा थी कि वो चपेट में आ गए और सभी की अंदर मौत हो गई। तो अभी ये जो मैन होल है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से केस दर्ज किया है इसमें। 2 पहले घुसा था, उसका जो दोनों खत्म हो गए अंदर जब उतरा ना 2 बंदे तब खत्म हो गया। फिर दूसरा जो उतरा तो फिर आधे घंटे बाद वो चिल्लाने लग रहा है बचाओ बचाओ, और रिक्शा वाला आया तो वो बचा नहीं पाया, वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से सीवर को तोड़वाया। सीवर में एक लोहे के जाल पर 4 लोगों के शव बरामद किए गए। लोहे के जाल के जरिए सीवर को तारों से अलग किया गया है। इस हादसे में मारे गए 38 साल के रिक्शा चालक सतीश की बहादुरी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सतीश के परिवार में 3 बेटियां और पत्नी हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के मुताबिक वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अब सरकार उनकी मदद करे। वैसे कई लोग सतीश के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे उन्हें बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए पर है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। वहीं एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के मुताबिक मृतक वहां कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें सेफ्टी किट नहीं दी थी। 35-40 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर जब कल गए थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी?
सेफ्टी वेफ्टी तो कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही काम करते थे और बस अच्छा रोजाना करते थे 35-40 साल से। अच्छा। और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कल ये अचानक ही हो गया जो भी होना था। पहले कभी कोई इस तरह की घटना उन्होंने बताई हो, परेशानी हुई हो कभी इस तरह की? पहले एक बार गिर गए थे, अब इतना तो अंदाजा है नहीं तारीख वगैरह, तो पहले गिर गए थे तो अट्टी पट्टी करा के मतलब ठीक हो गए और फिर काम करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर आप दूसरों की मदद की कोशिश में जान देने वाले रिक्शा चालक सतीश के परिवार की मदद करना चाहते हैं तो उनकी पत्नी नेहा के खाते में आप पैसा डाल सकते हैं। ब्यौरा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम नेहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका खाता है। रोहिणी की जो ब्रांच है उस शाखा में उनका बैंक अकाउंट नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 53118100001317। इसके अलावा IFSC कोड भी आपको बता देते हैं यहाँ BARB0ROHSEC। MICR कोड भी आपको दिखा रहे हैं 1100122110। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान नजर आ रही है क्योंकि कई सहयोगी जो हैं वो साथ छोड़कर चले गए हैं। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी और 3 अप्रैल को इस पर वोटिंग होगी। बुधवार को यानी कि कल इमरान खान को राष्ट्र को संबोधित करना था, लेकिन सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने संबोधन को टाल दिया। पाकिस्तान के कई विपक्षी दलों ने बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आलम होंगे। और वहीं शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को इस्तीफा देकर नई रीत कायम करनी चाहिए। दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसलत किया गया, पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में कहा कि जंग को खत्म करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पुतिन से इस जंग को खत्म करने के लिए कहे। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सेना के पीछे हटने की खबरों को भी उन्होंने खारिज किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कुछ क्षेत्रों से रूसी सेना को वापस जाते देखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सेना पूरी तरह से लौट चुकी है, इसलिए हमें रूसी आश्वासनों से सावधान रहने की जरूरत है। We understand that India has its own relations with Russia, and it tries to maintain that relationship under the circumstances. The message that I can send to my colleagues in the Indian government is simple. In this story,
Ukraine is on the right side of history. And Ukraine has always been a reliable consumer of Indian products, mostly pharmaceutical exports from India, but also a guarantor, one of the guarantors of India's food security. Yes. We always supplied you with sunflower oil, with grains and other products. So this is a mutually beneficial relationship, and we have a request to the government of India to take advantage of the level of relationship that it enjoys with Russia and convince President Putin to stop this war. Do you see Prime Minister Modi, Mr. Kuleba, being a possible mediator between you, President Zelensky, and President Putin? Well, if Prime Minister Modi is willing to play that role, we would welcome his efforts. नमस्कार, हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों की। लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं और 10 दिन में 9वीं बार ऐसा है कि इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 दिन में पेट्रोल और डीजल 6 रुपए 40 पैसे तक महंगा हुआ और आम लोग यहां पर त्रस्त हैं, परेशान है। अदिति, बिल्कुल जया, और ये महंगाई कहाँ जाकर रुकने वाली है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पेट्रोल कंपनियां हैं नवंबर से मार्च तक उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा है। अगर हम मूडी जो रेटिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट की बात करें तो 19,000 करोड़ के आसपास का नुकसान है पेट्रोल कंपनियों को। तो लगता नहीं है कि अभी आने वाले वक्त में ये बढ़ते हुए दाम जो है वो रुकेंगे। तो पेट्रोल की कीमतें 80 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ चुकी हैं, डीजल के दाम भी 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए और दिल्ली में पेट्रोल अब 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बिल्कुल, और यहाँ पर तेल कंपनियों को घाटा है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन बार बार सवाल ये भी उठता है अदिति कि जब चुनाव के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उस वक्त कीमतें बढ़ रही थी, तब दाम क्यों नहीं बढ़े? अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं, ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार जो टैक्स वसूलती है इन पेट्रोल डीजल के माध्यम से, सीधा सीधा काफी बड़ा अमाउंट जो है जाता है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, उस टैक्स का क्यों नहीं उसमें कटौती की जाती आम इंसान को राहत देने के लिए? बिल्कुल, और सबसे ज्यादा देश में अगर इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें ज्यादा हैं वो है श्रीगंगानगर में 118 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है। तो चुनाव के बाद लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं और नवंबर से मार्च तक अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के दाम में 72% तक का उछाल आ गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। हम जानते हैं चुनाव चल रहे थे, जब नतीजे आए 10 मार्च को उसके 12 दिनों के बाद दाम बढ़ने शुरू हुए, जबकि कच्चे तेल के दाम तब घट रहे थे। बिल्कुल, और मंगलवार को कच्चा तेल जो है 6.79% गिरावट के साथ $104.84 प्रति बैरल रहा। तेल कंपनियों की अगर हम बात करें, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल को नवंबर से मार्च के बीच करीब 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। ये मूडीज रेटिंग एजेंसी है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये आकलन किया गया है। ऐसे में कंपनियां घाटे की भरपाई कैसे करेंगी? अपना हर दिन 80 पैसे 75 पैसे हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, 6 रुपए 40 पैसे पिछले 10 दिनों में बढ़ गए हैं। आम इंसान त्रस्त है। अब सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो अपने टैक्स में कब कटौती करेगी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल दिल्ली के जनपथ में एक तेज रफ्तार एसयूवी से सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को कुचलने वाले व्यक्ति को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करोल बाग इलाके का रहने वाला है और तस्वीरें देखकर जया पहली नजर में लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि इधर पूरी सड़क खाली है और दूसरी तरफ उस तरफ जाकर जहां फुटपाथ पर जाकर गाड़ी चढ़ाई गई लगता है। बिल्कुल, और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, ये व्यक्ति जो है आरोपी करोल बाग इलाके का रहने वाला 27 साल का अरुण, ये तस्वीरें दिख रही हैं जो हमको बहुत अजीब सा लग रहा है कि जानबूझकर जैसे ये टक्कर मारी गई है। इस शख्स के बारे में थोड़ा बताएं, क्या कुछ हुआ था और क्या पुलिस की पूछताछ में निकल कर आया है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप जो तस्वीर है, जो वीडियो है, उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के हिट किया गया हो गिरधर को और उसके बाद आसानी से वो वापस गाड़ी रोड पर आती है और निकल जाती है। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था और जो आरोपी अरुण है उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये 27 साल का आरोपी है और जानकारी ये मिली है कि एक एनआरआई है, ये उनका ड्राइवर है और ये जो कार है ये इन्होंने रेंटल पर कार ली थी और उस समय अरुण ही गाड़ी चला रहा था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जो एक्सीडेंट है क्या वो एक सामान्य दुर्घटना है या इसके पीछे कोई साजिश है। क्या जो ये गिरधर जो मारा गया है, राजमिस्त्री था जो, क्या उससे कोई दुश्मनी थी, इसने जानबूझ के मारा है, ये अभी तक साफ नहीं है। अभी जो आरोपी है उससे पूछताछ चल रही है।
लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा लगता है कि गाड़ी आई और हिट करके फुटपाथ पर गई और वहां से वापस फिर रोड पर आ गई और निकल गई। तो कुल मिलाकर अब भी जो अरुण है उससे पूछताछ चल रही है कि क्या वजह हो सकती है दुर्घटना की, क्या ये सामान्य एक दुर्घटना है या कोई लापरवाही हुई है या इसके पीछे कोई साजिश है। ये सारी बातें जो हैं जांच में साफ होगी। तो पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद कुछ और चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और ये बात कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है, क्योंकि जब तस्वीरें कल आई थी तो उसपे साफ साफ नजर आ रहा है, उसपे तेजस्वी सूर्या थे और उन्होंने उससे पहले ट्वीट भी किया था कि वो केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर भारतीय युवा मोर्चा के लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है अदिति की यहाँ पर हम सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री के बाहर इतनी तादाद में लोग अगर पहुंच रहे हैं, हमला कर रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, ये पेंट कर दिया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। और यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो ये भी कह रहे हैं बीजेपी पंजाब में जो हार हुई है उससे बौखला गई है, जिसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के बादली में एक सीवर में 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। इनमें 3 MTNL के कर्मचारी थे, जबकि एक रिक्शा चालक सतीश था जो इन लोगों की जान बचाने उतरा, लेकिन वो बच नहीं पाया। बिल्कुल, MTNL के कर्मचारियों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था, लेकिन अफसोस ये है कि जहरीली गैस का वो खुद भी शिकार हो गया। अब इस बहादुरी दिखाने वाले सतीश के परिवार की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। सतीश के परिवार में पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। मंगलवार शाम 6:30 बजे इसी सीवर में MTNL में ठेके पर काम करने वाले 2 कर्मचारी बच्चू और पिंटू तारों को ठीक करने के लिए उतरे, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद उनका ठेकेदार सूरज सिंह साहनी भी सीवर में उतर गया, लेकिन तीनों अंदर से मदद की गुहार लगाने लगे। मदद के लिए एक रिक्शा चालक सतीश सीवर में कूद गया, लेकिन चारों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ये जो सीवर है, इस सीवर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है और जाल में जो MTNL की तार है वो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए लोग यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खास बात ये है कि जो MTNL के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं, और जब वो नीचे उतरे थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर गैस इतनी ज़्यादा थी कि वो चपेट में आ गए और सभी की अंदर मौत हो गई। तो अभी ये जो मैन होल है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से केस दर्ज किया है इसमें। 2 पहले घुसा था, उसका जो दोनों खत्म हो गए अंदर जब उतरा ना 2 बंदे तब खत्म हो गया। फिर दूसरा जो उतरा तो फिर आधे घंटे बाद वो चिल्लाने लग रहा है बचाओ बचाओ, और रिक्शा वाला आया तो वो बचा नहीं पाया, वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर JCB से सीवर को तोड़वाया। सीवर में एक लोहे के जाल पर 4 लोगों के शव बरामद किए गए। लोहे के जाल के जरिए सीवर को तारों से अलग किया गया है। इस हादसे में मारे गए 38 साल के रिक्शा चालक सतीश की बहादुरी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सतीश के परिवार में 3 बेटियां और पत्नी हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के मुताबिक वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अब सरकार उनकी मदद करे। वैसे कई लोग सतीश के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे उन्हें बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए का है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। वहीं MTNL में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के मुताबिक मृतक वहां कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें सेफ्टी किट नहीं दी थी।
35-40 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर जब कल गए थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी? सेफ्टी वेफ्टी तो कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही काम करते थे और बस। अच्छा, रोजाना करते थे 35-40 साल से। अच्छा, और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कल ये अचानक ही हो गया जो भी होना था। पहले कभी कोई इस तरह की घटना उन्होंने बताई हो, परेशानी हुई हो कभी इस तरह की? पहले एक बार गिर गए थे, अब इतना तो अंदाजा है नहीं तारीख वगैरह, तो पहले गिर गए थे तो अट्टी पट्टी करा के मतलब ठीक हो गए और फिर काम करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं दूसरों की मदद की कोशिश में जान देने वाले रिक्शा चालक सतीश के परिवार की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उनकी पत्नी नेहा के खाते में आप पैसा डाल सकते हैं। उसका पूरा ब्यौरा इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम नेहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में रोहिणी की जो ब्रांच है वहां पर उनका अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं 53118100001317। इसके अलावा आप बैंक का जो IFSC कोड है वो भी हम आपको बता रहे हैं, BARB0ROHSEC। MCR कोड भी आप नोट कर लीजिए 1100012210। और वहीं राजस्थान की बात करते हैं, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसके खिलाफ हत्या के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। इससे डॉक्टरों के बीच शोक और सदमा है। जयपुर दौसा से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिन्होंने एक डिलीवरी के बाद हेमरेज से महिला की मौत हो जाने पर हत्या की धारा दर्ज की थी। और खुदकुशी करने वाली डॉक्टर ने अपने छोड़े नोट में कहा है कि उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की। ये अपील भी की कि बेगुनाह डॉक्टरों को तंग ना किया जाए। 42 साल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के बाद दिल्ली और राजस्थान के कई शहरों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए। डॉक्टर शर्मा पर कत्ल का मुकदमा किया गया था। उनकी एक मरीज एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था। इससे दौसा में अपने पति के साथ प्राइवेट अस्पताल चला रही ये डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी। परिवार ने तब छोड़ा जब पुलिस ने डॉक्टर शर्मा और उनके पति पर कत्ल का केस दर्ज किया। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी कर ली। एक तकलीफ देह चिट्ठी छोड़ी। उन्होंने लिखा, गर्भवती महिला की मौत उसकी गलती से नहीं हुई। महिला की मौत पोस्टमार्टम हैमरेज से हुई। उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसने लिखा, डॉक्टरों को तंग ना करें। लिखा कि उसकी मौत से उसकी बेगुनाही साबित होगी। उसके पति और उसके 2 छोटे बच्चों को उसकी मौत के बाद तंग ना किया जाए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। 302 उन्होंने लगाई कैसे? सारे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कोई सिस्टम बने विधानसभा में, भले ही कानून पास हो, कि अस्पतालों के आगे मोताना मांगने की जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मेरी पत्नी तो चली गई, वो तो अब कभी नहीं आएगी, और कोई और डॉक्टर ना बने। इस घटना से डॉक्टरों में सदमे की लहर है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा, दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, परंतु कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई होगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार इस वक्त संकट में है। आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी और 3 अप्रैल को इस पर वोटिंग होगी। बुधवार को इमरान खान को राष्ट्र को संबोधित करना था, लेकिन सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने संबोधन को टाल दिया। पाकिस्तान के कई विपक्षी दलों ने बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। वहीं शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को इस्तीफा देकर नई रीत कायम करनी चाहिए। दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के
खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान के सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एनडीटीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग को खत्म करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पुतिन से इस जंग को खत्म करने के लिए कहे। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सेना के पीछे हटने की खबरों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कुछ क्षेत्रों से रूसी सेना को वापस जाते देखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सेना पूरी तरह से लौट चुकी है, इसलिए हमें रूसी आश्वासनों से सावधान रहने की जरूरत है। We understand that India has its own relations with Russia, and it tries to maintain that relationship under the circumstances. The message that I can send to my colleagues in the Indian government is simple. In this story, Ukraine is on the right side of history, and Ukraine has always been a reliable consumer of Indian products, mostly pharmaceutical exports from India, but also a guarantor, one of the guarantors of India's food security. Yes. We always supplied you with sunflower oil, with grains and other products. So this is a mutually beneficial relationship, and we have a request to the government of India to take advantage of the level of relationship that it enjoys with Russia and convince President Putin to stop this war. और अब आपको लिए चलते हैं संसद के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है जिस तरह से तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करती आ रही है, और यहां पर महंगाई के मुद्दे को लेकर और तमाम बातों को लेकर ये इस वक्त आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन जारी है। महंगाई मुक्त भारत, ये पीछे आप देख सकते हैं वो अभियान चलाती हुई यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की तस्वीरें, जहाँ पर खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी देखे जा सकते हैं। लगातार हम जानते हैं कि 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, और 10 दिन के अंदर 6 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ है। एक आम इंसान बुरी तरह परेशान है, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई के तौर पर देखा जा रहा है। इन लोगों के जो घर का बजट है, किचन का बजट बिगड़ गया है, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइस लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस निकल कर आई है, इस मुद्दे को उठा रही है, और संसद परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए आप कांग्रेस नेताओं को देख रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। चुनाव खत्म, लूट चालू, ये आप वहां पर जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं
देख सकते हैं। और एक सवाल बार बार ये भी उठ रहा था कि जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, जब तक नतीजे नहीं आए थे, क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जबकि कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हुई थी, तब कैसे वो रुके हुए थे, दाम उसमें इजाफा नहीं हो रहा था, और अब अचानक क्यों हो रहा है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, संसद परिसर के बाहर हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता महंगाई, फ्यूल प्राइस हाइक के मुद्दे पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और आगे की रणनीति क्या है कांग्रेस की इस मुद्दों पर? देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने पिछले कई दिनों में कई बार लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिए हैं। वो चाहते हैं कि इस मसले पर संसद में चर्चा हो। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से तेल कंपनियां लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं, उससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन ये चर्चा नहीं हो पाई है, और इससे नाराज होकर अब कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो संसद में उन्हें मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का, तो वो बाहर, संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के जो वरिष्ठ सांसद हैं, वो इस वक्त विजय चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस धरना प्रदर्शन के जरिए ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उससे आम आदमी पर उनका बजट गड़बड़ा गया है, उस पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। और एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट भी किया है, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, करीब 26 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए कलेक्ट किए हैं, और ये बोझ जो है वो सीधे आम आदमी पर पड़ा है। और यही सवाल इस धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस के सांसद उठा सकते हैं। तो यहाँ हिमांशु, सिर्फ कांग्रेस के सांसद ही क्या हम कह सकते हैं विजय चौक पर नजर आ रहे हैं, या बाकी विपक्षी दलों का इस पर क्या रुख है? देखिए, बाकी विपक्षी दल भी जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, उससे नाराज हैं। और डेरेक ओब्रायन ने ये सवाल कई बार उठाया है। हर बार पिछले 3-4 दिन से हमने देखा है कि सीपीएम, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, वो लगातार नोटिस दे रहे हैं और इस इशू को रेज करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन अभी तक राज्यसभा में चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं विपक्षी सांसदों के पास, और उससे जुड़े मसलों पर जब चर्चा होगी तो वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल जो है उठाया जाता रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह बढ़ोतरी की जा रही है, इस पर विशेष तौर पर एक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है, और इसलिए अब आपको ये जो विरोध है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ, वो अब संसद परिसर के बाहर नजर आ रहा है। बिल्कुल, संसद के अंदर इन मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पहुंची है संसद भवन के परिसर के बाहर, विजय चौक पर। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस के सांसद बैठे हैं, विरोध और धरना दे रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और खासतौर से ईंधन यानी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, उसका विरोध करने के लिए। और अब वक्त तो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ है, 10 दिन में 9वीं बार महंगा हुआ है। दूसरी खबर, पैन और आधार को आज ही लिंक कराएं, अगर आपने नहीं कराया नहीं, क्योंकि फिर जुर्माना लग जाएगा। तीसरी खबर, नीतीश सरकार ने दी शराबबंदी कानून में ढील। चौथी खबर, सीएम केजरीवाल के घर पर हमला, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पांचवी और आखिरी खबर, क्या सियासी पिच पर टिके रह पाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान।